नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद थ्री टॉपर्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए अभी समय जो है काफ़ी कम रहा है और विद्यालयी व्यस्तता के कारण हमें भी जो है समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन एन के एन प्रकार जैसे भी आपकी क्लासेस रिकॉर्ड हो पा रही हैं, मैं अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ। और 31 जनवरी से लगाकर 8 फरवरी तक जो है हमारे भी जो है बीएड के एग्ज़ाम हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कक्षाएँ वहाँ पर प्रभावित होगी। लेकिन 9 फरवरी या उससे पूर्व में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि एक तो आपके आपके 31 जनवरी तक गणित की शिक्षण विद्या सारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 9 फरवरी से लगाकर यूँ कह सकते हैं कि 20 फरवरी से पहले पहले संस्कृत की शिक्षण विद्या मैं सारी कंप्लीट करवा दूंगा और कंप्लीट डिटेल के साथ हम वहाँ पर पढ़ेंगे। और संस्कृत की शिक्षण विधियों के यूँ कह सकते हैं टॉप 700 प्रश्न जो हैं जिससे बाहर कुछ जाने की संभावना नहीं है शिक्षण विधियों के, वो हम ऐप पर उपलब्ध करवा देंगे आपको। आप रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते रहें। 50-50 प्रश्नों के 14 सेट हम वहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे और उसके अंतर्गत आपकी बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। ज़्यादातर चीज़ें तो आपने हिंदी के अंतर्गत पढ़ ली हैं संस्कृत की, लेकिन कुछ चीज़ें विशेष होगी उसके बारे में हम संस्कृत की जब क्लासें लेंगे तब पढ़ लेंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी अभ्यर्थी ने कहीं किसी कोचिंग से या कहीं नोट्स वगैरह से पढ़े हुए हैं तो संस्कृत की शिक्षण विधियों के 700 प्रश्न आप जरूर सोल्व कर लें। गणित की शिक्षण विधियों के 300 प्रश्न हम वहाँ पर डालेंगे। 100 प्रश्न तो आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए और 200 प्रश्न आपके संभावित रहेंगे। वो हम जैसे अपनी गणित की शिक्षण विद्या कंप्लीट होगी उसके बाद कंप्लीट वहाँ पर डाल देंगे टॉपिक वाइज। हिंदी की शिक्षण विधियों के तो नोट्स भी आपके पास हैं क्योंकि आपने यूट्यूब से क्लासेस ली हैं। उसके अलावा उसके टेस्ट ऑलरेडी जो है डाल रखे हैं ऐप के अंदर, निःशुल्क हैं और टेस्ट फॉर्मेट के अंतर्गत। अब हम देखेंगे आज का अपना टॉपिक है गणित शिक्षण में त्रुटि विश्लेषण। इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि गणित की शिक्षण विधियों के अंतर्गत जो अपने सारे बिंदु यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। फिर अपने बाकी रहेगा, देखिए, एक तो आपके शिक्षण अधिगम सामग्री जो है वो आपके बाकी रहेगा, वो करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। एक हम शिक्षण या शैक्षिक उद्देश्य जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, वहाँ से प्रश्न पूछे गए। फिर हम बात करेंगे शिक्षण विधियों के बारे में, जो कि अपनी 7 से 8 शिक्षण विधियाँ जो है गणित के अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आगमन, निगमन, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक और एक है आपकी प्रयोगशाला विधि, प्रायोजन विधि, ये प्रदर्शन विधि। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और उसके अलावा देखिए आप समस्या समाधान विधि, ये 7 विधियाँ जो हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और गणित की प्रमुख पुस्तकें जो हैं उसके ऊपर भी, उसके लेखक कौन है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर यहाँ से संभावना है कि आगे आने वाली वीडियो में मतलब 4 वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं। 4 क्लास और आएगी जो कि मैंने आपको बता दिया है। शिक्षण अधिगम सामग्री, शिक्षण उद्देश्य या शैक्षिक उद्देश्य, जिसमें संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, जिसमें ब्लूम, क्रथवाल तथा मसीहा और सिम्पसन सारे उसमें आ जाएंगे। विधियाँ मैंने बता दी, 7 इंपॉर्टेंट विधियाँ हैं, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोगशाला, समस्या समाधान और एक आपके जो है प्रदर्शन विधि या अन्य कोई विधि जो आपके गणित शिक्षण में पूछे गए प्रश्न हैं वहाँ से हम देख लेंगे। और नेक्स्ट है आपके पाठ्य पुस्तकें गणित की कौन कौन सी फेमस हैं, किन लेखक द्वारा लिखी गई है, महान गणितज्ञ कौन कौन से हैं, भारतीय गणितज्ञ कौन से हैं और बाहरी जो यूँ कह सकते हैं कि विदेशी गणितज्ञ जो जिनका गणित में बहुत बड़ा योगदान रहा है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको यहाँ पर पूरा रोड मैप बता दिया है कि किस प्रकार से हम आगे जो है क्लासें लेकर आएंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे यूट्यूब पर आपको इस प्रकार का वीडियो इस टॉपिक पर नहीं मिलेगा, इस बात की पूर्ण गारंटी लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने जो टॉपिक ये क्लियर करने का प्रयास किया है तो आप खुद जो है देख लीजिएगा यहाँ पर कि किस प्रकार से हमने इसको 360 डिग्री जो है कवर किया है। देखिए आप, सबसे पहले तो हम वो 2 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं, यहाँ से PYQ प्रश्न जो है इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछे गए हैं और इस टॉपिक को यहाँ से पढ़ने के बाद आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमने रीट में पूछे गए प्रश्न, उसके अलावा CTET में पूछे गए प्रश्न और बिहार टेट और यूपी टेट, यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए सारे प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे गणित में त्रुटि विश्लेषण क्या होता है। अब देखिए, त्रुटि का मतलब होता है कमी या यूँ कह सकते हैं गलती। अब इस गलती का क्या करना है, विश्लेषण। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा कि त्रुटि विश्लेषण का कार्य कौन करेगा, तो अध्यापक यानी कि शिक्षक जो है वह त्रुटि विश्लेषण का काम करेगा। त्रुटि किसकी होगी, त्रुटि होगी छात्र की। छात्र अपनी पाठ्यपुस्तक में या मौखिक या लिखित रूप में जो त्रुटि करता है उस त्रुटि का अध्यापक द्वारा विश्लेषण किया जाएगा। त्रुटि का विश्लेषण क्यों किया जाता है, ये सब बारे में, इस पूरी प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रीट 2017 लेवल 1 में प्रश्न पूछा गया है कि विद्यार्थियों द्वारा गणितीय समस्याओं को हल करने के दौरान किए जाने वाली गलतियों की प्रकृति और विशेषताओं को जानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है।
तो सही आंसर क्या था? गणित में त्रुटि विश्लेषण। क्योंकि देखिए गणित में बालक जो है, विद्यार्थी जो है वो गलती कर रहा है, और उस गणितीय समस्या को हल करने में जो भी गलती कर रहा है उस गलती की प्रकृति और विशेषता, गलती किस प्रकार की है, उस गलती की क्या क्या विशेषताएं, इसको जानने की जो प्रक्रिया है वही आपकी क्या है? गणित में त्रुटि विश्लेषण। यानी कि त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत गलती की प्रकृति के बारे में और गलती की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और आगे जो है उसमें सुधार की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देखिए आप, सबसे पहले हैं त्रुटियां और गलतियां गणित सीखने का एक अभिन्न हिस्सा है। कोई भी विषय हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे कोई अन्य विषय हो, सभी विषय में बालक जो है गलती करता है, क्योंकि गलती जो है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, और छात्र गलतियों अथवा त्रुटियों से भी सीखते हैं। ये बिल्कुल मनोवैज्ञानिक फैक्ट है कि छात्र अपनी गलतियों तथा त्रुटियों से भी क्या करते हैं? सीखते हैं। इसलिए त्रुटि होना स्वाभाविक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले कि मनोविज्ञान में कुछ विकार होते हैं, उसमें गणितीय विकार कौन सा है? तो गणितीय विकार है आपके डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया यानी कि गणना संबंधी जो विकार होता है, गणना संबंधी विकार, इसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। और आपके पठन संबंधी जो विकार है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, और लेखन संबंधी जो विकार है उसको कहते हैं डिसग्राफिया। तो ये आपके मुख्य जो विकार होते हैं, जो साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है तीनों, जिसमें गणितीय वाला आपके इंपॉर्टेंट है, गणित के अंतर्गत पूछा जा सकता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया यानी कैलकुलेशन से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये गणना यानी गणित संबंधी विकार है। नेक्स्ट देखिए आप, त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सीटेट में ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, तो आप ध्यान रखिएगा कि न्यूमैन ने जो है त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत में कितने नियम बताए गए हैं? 5 नियम बताए हैं। पहला नियम है आपके प्रश्नों को पढ़ना। उसके बाद ये देखिए क्रमशः है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्रमशः है, क्रम से जमाने का प्रश्न सीटेट में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना, प्रश्नों को पढ़ने के बाद प्रश्नों को क्या करना? समझना। फिर गणितीय चिन्हों में रूपांतरण करना। जैसे प्रश्न कह रहा है कि जोड़ना है 5 मेज व 3 कुर्सी की कीमत जो है 1500 रुपये है, तो 5 मेज प्लस 3 कुर्सी की कीमत जो है वो 1500 रुपये है। तो कुल मिलाकर ये जो है ये आपका है चिन्हों में रूपांतरण। चिन्हों में रूपांतरण, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न को समझेंगे, फिर उसको जैसे समीकरण रूप में मैंने जैसे यहाँ पर लिखा है उसी तरह से किसी भी प्रकृति का किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है, उसको गणितीय चिन्हों के रूप में रूपांतरण करना है। फिर गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन करना, जैसे कि ये आपके यूँ कह सकते हैं कि बहुपद जो है इसको सोल्व करना है समीकरण को। इस समीकरण को सोल्व करने के लिए एक और समीकरण की आवश्यकता होगी, वो उस प्रश्न के अंतर्गत दिए गए होंगे। तो उसके साथ ही हम इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के बाद इन समीकरण को हल करेंगे और उत्तर का क्या करेंगे? अंत में प्रतिपादन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना, फिर प्रश्न को समझना और गणितीय चिन्हों के रूप में रूपांतरण, फिर होगा आपके गणितीय कार्य विधियों का निष्पादन, यानी कि किस विधि से किस सूत्र के द्वारा जो है इसको हल करना है, किस प्रक्रिया के द्वारा, और अंत में उत्तर का प्रतिपादन करना, उत्तर की जांच करना। ये आपके गणित में त्रुटि विश्लेषण का सिद्धांत जो है किसने दिया है? न्यूमैन ने दिया है। 5 चरण है, पांचों चरण आसान है। सबसे पहले पढ़ेंगे तो ही हम समझेंगे, समझने के बाद ही हम इसको यूँ कह सकते हैं समीकरण रूप में लिखेंगे। उसके बाद उस समीकरण को क्या करेंगे? हल करेंगे, और अंत में जो है उत्तर की जांच करेंगे। तो ये आपके देखिए न्यूमैन का जो सिद्धांत है, आप सभी को पता है कि बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स जो हैं उनके द्वारा जो पढ़ाए गए हैं उसमें भी ये चीज़ें नहीं बताई गई है, लेकिन हमारा टारगेट हमेशा से रहा है 360 डिग्री कवर, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षण वीडियो का आपके कंटेंट कम है, तो आप इसमें से 100% नंबर ला सकते हो। जिस प्रकार से मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे 100% अंक आए, तो आपके भी 100% अंक आने चाहिए। आप क्लास ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको बार बार रिवीजन करें। ऐप के अंदर हम निःशुल्क टेस्ट भी अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि आपके पूरे में से पूरे अंक आएँ। लेकिन कई साथी जो हैं अभी तक ऐप भी डाउनलोड नहीं किया है, तो ये आप स्वयं की जो है कहीं ना कहीं लापरवाही है। अब देखिए आप, मैंने आपको हिंदी की शिक्षण वीडियो के अंतर्गत भी बताया था कि सबसे पहले आयोजन करवाया जाता है उपलब्धि परीक्षण का, अचीवमेंट टेस्ट जो होता है उसका आयोजन होता है। इसमें क्या होता है? समस्याग्रस्त जो बालक हैं उस बालक की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। कि जैसे किसी बालक के 100 में से 30 अंक आए हैं, 100 में से 30 अंक आए हैं, तो ये बालक क्या है? समस्याग्रस्त बालक है। अब इस समस्याग्रस्त बालक की किस क्षेत्र में, विषय वस्तु के किस क्षेत्र में समस्या है, इस त्रुटि का कारण का पता लगाने के लिए निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोसिस टेस्ट लिया जाता है। इसमें त्रुटि के कारणों का पता लगाया जाता है। यही आपके त्रुटि विश्लेषण में काम आता है, निदानात्मक परीक्षण। फिर ठीक है, कुल मिलाकर सीधा संबंध त्रुटि विश्लेषण का किससे है? निदानात्मक परीक्षण से है। फिर इस त्रुटि का जो पता लगाया जाता है, विश्लेषण किया जाता है,
उसके बाद त्रुटि को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण जो है उसको कार्य व्यवहार में लाया जाता है, यानी कि व्यवहार में लाया जाता है। तो इस प्रकार से ये चरण है जिसके माध्यम से आप त्रुटि विश्लेषण की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। अब आप देखिए त्रुटि जो है वो कितने प्रकार की होती हैं। त्रुटि अगर यूँ देखा जाए तो 4 प्रकार की होती है। जैसे कि आपके पहली त्रुटि हो गई लापरवाही संबंधी त्रुटि, लापरवाह त्रुटि। दूसरी त्रुटि होती है जो कि मैं आपको सीटेट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि सीटेट में काफ़ी शानदार तरीके से काफ़ी डिटेल से पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके क्या है कि रीट में इतना लेवल नहीं है। सामान्य सी जानकारी मैं आपको सीटेट की दे रहा हूँ, सीटेट में जो कंप्लीट बताया गया है वो भी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपके रीट में काफ़ी कम पूछा जाता है, तो उसी हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे प्रश्न पत्रों का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, तो आपके अगर पूछा भी जाए तो आप 360 डिग्री कवर यानी कि सेफ जोन में अपने को ला सके। तो देखिए लापरवाह त्रुटि होती है। उसके बाद एक त्रुटि होती है आपके यूँ कह सकते हैं अवधारणात्मक त्रुटि। अवधारणात्मक त्रुटि जो होती है, अवधारणात्मक त्रुटि यानी कि आपके संकल्पनात्मक भी कहते हैं इसको, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है। फिर आपकी होती है एक कंप्यूटेशन 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 त्रुटि जो होती है, उसके अंतर्गत आपके क्या होता है, ये देखिए 3 तो हो गई, एक तो लापरवाह, एक अवधारणात्मक, एक कंप्यूटेशन, एक होती है आपके व्यक्तिक त्रुटि। ये 4 प्रकार की त्रुटियां जो है गणित में होती हैं, लेकिन हम सामान्यतः जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके अनुसार देखेंगे कि, तो देखिए आप, एक तो होगी आपके कंसेप्चुअल और दूसरी होगी आपके प्रोड्यूसरल, मतलब यानी कि आपके प्रक्रियात्मक और संकलनात्मक, ये 2 प्रकार की त्रुटियां होगी। संकल्पना या अवधारणा संबंधी त्रुटि कैसे होगी, जैसे किसी बालक को ये चीज़ भी जाननी है कि क्षेत्रफल और आयतन में क्या अंतर है, क्षेत्रफल वास्तविक में क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसके बारे में अगर उसको समझ ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो ये है आपकी अवधारणात्मक त्रुटि। और अगर प्रक्रिया, जैसे देखिए कंप्यूटेशन यानी कि एक गणनात्मक त्रुटि हो गई, या फिर आपके प्रोड्यूसरल यानी आपके हो गई प्रक्रियात्मक त्रुटि, इसमें क्या होता है, स्टेप में त्रुटि होती है, बालक किसी सवाल को हल कर रहा होता है और उसमें स्टेप में त्रुटि हो जाती है। लापरवाह त्रुटि क्या होती है, इसके बारे में जान लीजिए। लापरवाह त्रुटि में क्या होता है, देखिए आप, एक तो जैसे प्रश्न को क्या करना है, कई बार अपन गति से यानी कि स्पीड से पढ़ने के चक्कर में क्या हो जाता है, कोई चीज़ जो है वो, कोई शब्द जो है वो छूट जाता है। दूसरा प्रश्न हाँ या नहीं में पूछा गया, जैसे निम्न में से गणित में त्रुटि विश्लेषण की प्रकृति नहीं है, या गणित विषय की प्रकृति नहीं है, और आपने गलती से उस नहीं को पढ़ा ही नहीं, ठीक है, इस नहीं को नहीं पढ़ा है, और फिर आप जो है गलत आंसर करके आ जाते हैं, तो ये आपकी क्या हो जाती है, लापरवाही संबंधी त्रुटि। फिर आप जैसे कोई कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप, कई बार होता है परीक्षा में कि जैसे अपन लिख कर 17 रहे हैं और अब उच्चारण कर रहे हैं कि 27 और अपन मतलब अपने को पूरा कंफर्म है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपन गलती कर बैठते हैं, तो ये आपके क्या होता है, लापरवाही त्रुटि होती है। और मैंने आपको ये 4 त्रुटि जो है सीटेट के हिसाब से, लापरवाह त्रुटि, अवधारणात्मक त्रुटि, कंप्यूटेशन त्रुटि और व्यक्तिक त्रुटि, ये चारों मैंने आपको बता दी हैं। अब हम देखेंगे आगे कि किस किस प्रकार से व्यवहारिक प्रश्न पूछे गए हैं और उन प्रश्नों का आंसर क्या रहा है। तो देखिए आप, ये एक परिमेय संख्या भी कह सकते हैं और एक भिन्न भी कह सकते हैं। 2 भिन्न को आपस में क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। अब बालक क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ रहे हैं, 8 + 3 कितना कर रहा है, 11, और नीचे वाली संख्या को जोड़ रहा है, 2 + 4 कितना कर रहा है, 6। यानी कि बालक यहाँ पर क्या गलती कर रहा है, वास्तविक में या तो लघुत्तम विधि से होता है, या फिर ऐसे क्रॉस गुणन करके फिर नीचे वाली दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद भिन्न को हल किया जाता है। इसका वास्तविक आंसर क्या होगा, देखिए 8 × 4 होगा आपके 32, प्लस ये 3 × 2 होगा आपके 6, और बटा में 2 × 4 आपके क्या होगा, 8। तो 38/8 जो है इसका राइट आंसर होगा। अगर इसको काटने के बाद देखिए तो 19/4 जो है इसका सही आंसर होगा। लेकिन बालक क्या कर रहा है, उसको भिन्नों की जोड़ की समझ का अभाव है। बालक को ये पता नहीं है कि परिमेय संख्याओं की जोड़ कैसे करते हैं या फिर भिन्नों की जोड़ कैसे करते हैं। तो प्रश्न देगा वो इस प्रकार से कि एक बालक जो है 8/2 में 3/4 जोड़ने पर उत्तर के रूप में 11/6 लिखता है, तो ये किस प्रकार की त्रुटि हो सकती है, तो भिन्नों की जोड़ की समझ का अभाव। बिल्कुल सरल प्रश्न आएंगे, केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके आंसर जो है वो सही हो जाएगा। फिर अगला देखिए आप, 13 + 5, ये जैसे एक सवाल है और छात्र जो है इसको 13 + 5, वास्तविक में तो 13 + 5 इस प्रकार से होगा और इसका आंसर होगा 3, 5, 8 और ये एक 18। लेकिन बालक क्या कर रहा है, 5 यहाँ ना लिखकर 5 को इस जगह लिख रहा है, यानी कि दहाई की जगह लिख रहा है, तो दहाई के नीचे लिख रहा है इकाई को। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या है, स्थानीय मान की समझ का अभाव है, उसको इकाई दहाई का ज्ञान नहीं है। स्थानीय मान की समझ का अभाव का मतलब यही होता है कि इकाई दहाई का उसको ज्ञान नहीं होता है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा किस स्थान पर, यानी कि स्थानीय मान यानी किस स्थान पर उसको रखना है, इसकी जानकारी नहीं होती है। अब 5 को जो है वास्तविक रूप में यहाँ पर लिखना था इकाई की जगह, लेकिन उसने जो है दहाई की जगह लिखा है, जिसकी वजह से आंसर जो है गलत हो गया है और यह आपके प्रश्न पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आप देखेंगे मात्रात्मक समझ या हासिल से संबंधित त्रुटि कैसे होती है।
तो देखिए 16 में 25 जोड़ने पर, अब 16 में 25 जोड़ा जा रहा है, 6 में 5 जोड़ा 11 और 11 का आ गया 1, हासिल लगा 1, तो अब यहाँ पर 4 आने चाहिए। लेकिन क्या है कि हासिल लगाने की प्रक्रिया के बारे में छात्र को समझ नहीं है, यानी कि मात्रात्मक समझ नहीं है, हासिल की समझ नहीं है और स्थानीय मान की समझ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दो अंकों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इकाई दहाई को, तो उसको इकाई के मतलब इकाई दहाई सैकड़ा इसमें केवल एक एक अंक आता है। और छात्र यहाँ पर देखिए 6 + 5 जो है 11 को इसी प्रकार से 11 यहाँ पर लिख देता है, जो कि गलत है। इसको हासिल की समझ नहीं है, हासिल यहाँ पर देना था और आंसर जो है इसका 41 आना चाहिए था। तो कुल मिलाकर ये आपको समझ में आएगा, 3 प्रकार की त्रुटियां मैंने आपसे चर्चा की हैं। अब हम बात करेंगे कि गणित में और कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देखिए, ये आपके रीट 2021 लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है कि किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। अब ये संख्या क्या है? वास्तविक में 306, 406, 408 और 4020। लेकिन छात्र ने इसको किस प्रकार से पढ़ा है? 30-6, यानी कि 30 को एक साथ पढ़ा, फिर क्या बोल रहा है 6, फिर उसके बाद 40-6 यानी 40 और 6, और 40-8, तो देखिए ये 40 इस प्रकार से पढ़ा है, फिर ये 8, और 40-20 यानी ये 40 पढ़ा है, फिर इसको क्या पढ़ा है? 20 पढ़ा है। अब छात्र क्या कर रहा है? तो वहां पर कई सारे ऑप्शंस थे, लेकिन आप देखिए यहाँ पर छात्रों को क्या है कि स्थानीय मान की संकल्पना को वो नहीं समझता है। वह नहीं समझता है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार वाली संख्याओं को एक साथ कैसे पढ़ना है। वह केवल क्या करता है, 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है उसे, इसलिए वो क्या करता है, यहाँ पर 2-2 अंकों का जोड़ा बनाता है। इस तरफ से 30, इधर ये बन गया 40-40, इधर ये 40-20 का जोड़ा बना लिया। यानी कि बालक को 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है और उसको स्थानीय मान का ज्ञान भी नहीं है। तो 2 त्रुटियां भी एक साथ हो सकती है। देखिए आप, नेक्स्ट प्रश्न है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह कथन, देखिए अब यह कथन क्या है, गलत है। तो त्रुटियों को महत्वपूर्ण भूमिका है, तो गलत तो नहीं है ये कथन। अब यहाँ भी गलत है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का स्थान है। गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती है, तो ये बात भी नहीं है, क्योंकि त्रुटियां तो होगी, तो त्रुटियों को आपको स्वीकार तो करना है। सही है, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। मतलब त्रुटियां हमें बताती है कि बालक के मन मस्तिष्क में किस प्रकार की समझ विकसित हुई है और वो गणितीय अवधारणाओं को किस प्रकार से रचता है। सही है, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। तो देखिए, प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देना एक प्रकार से केवल ज्ञानात्मक पक्ष हो गया है। केवल ज्ञानात्मक पक्ष आपके नेगेटिव होगा। ये समझ के आधार पर ये जो है संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों पक्षों का जो आपके ये सही होगा, क्योंकि ये बोध कराती है कि बालक जो है गलतियां, किस प्रकार की गलतियां कर रहे हैं, उनके मन मस्तिष्क में किस प्रकार की अवधारणा है। इसी वजह से त्रुटि विश्लेषण किया जाता है। ये केवल अंकों वाली बात जो है वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक छात्र x² इंटू x³ बराबर x की पावर 6 यानी कि x की घात 2 इंटू x की घात 3 को x की घात 6 लिखता है। इससे पता चलता है कि उसे, बालक को बिहार टेट में देखिए प्रश्न पूछा गया है और बालक की किस प्रकार की त्रुटि, यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र जो है सामान्य संख्याओं को जिस प्रकार से गुणा किया जाता है उसी प्रकार से 2 और 3 को गुणा करके 6 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। घातांक वाली संख्याओं में जब गुणा होता है तब क्या होती है, घातें आपस में जुड़ती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा x की घात 5 जो है, दोनों घातें जुड़कर x की घात 5 सही आंसर होना चाहिए। अब बालक को किस चीज़ की समझ नहीं है, गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है, तो बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि बालक को गुणे की अवधारणा तो है, 2 इंटू 3 6 तो वो कर रहा है, गुणे में कोई समस्या नहीं है। उसे चर की समझ नहीं है, उसे अचर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। तो अचर किसको कहते हैं और चर किसको कहते हैं? तो देखिए आप, चर कहते हैं अंग्रेजी वाले जो वर्ण होते हैं ABC या XYZ, इनको कहते हैं चर, क्योंकि इनके मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। लेकिन अचर किसे कहते हैं? जो गणितीय संख्याएं होती हैं, गणितीय संख्या होती हैं उनको कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये गणितीय अंक जो हैं इसको कहते हैं अचर। अब यहाँ पर अचर की गुणे की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हो रही है उसे चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। यानी कि ये जो चर हैं x और ये x, इनके x वाले जो गुणे हैं इसकी समझ जो है बालक में नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बालक को चर की गुणा की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, एक छात्र 320 कहने पर लिखता है 300 और 20। जैसे कई बार आप मोबाइल नंबर बोलते हैं कि 820, तो फिर वो जो है 820 ऐसे भी लिखा जा सकता है, 820 ऐसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर संख्या है 320। अब छात्र लिख रहा है 300 ऐसे और 20 ऐसे, तो इस रूप में लिखता है क्योंकि उसे किस चीज़ की समझ नहीं है। तो देखिए आप, स्थानीय मान की समझ नहीं है,
उसे जोड़ की समझनी है। जोड़ की तो यहाँ पर बात ही नहीं है, घटाव की भी बात नहीं है और यहाँ पर गुणे की बात भी नहीं है। यहाँ पर बात क्या है कि बालक को स्थानीय मान का ज्ञान नहीं है कि 320 यानी कि सैकड़ा वाली संख्या, दहाई वाली संख्या और इकाई वाली संख्या इस प्रकार से यहाँ पर 320 लिखना है, ये समझ बालक में नहीं है। ये बिहार टेट में पूछा गया प्रश्न है और टेट एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट द्वारा पूछे जाने की संभावना रहती है, क्योंकि इनका सिलेबस लगभग क्या रहता है, सेम रहता है। तो स्थानीय मान की समझ नहीं होने के कारण बालक 320 को जो है 300 अलग और 20 अलग इस प्रकार से लिखता है। नेक्स्ट आप देखेंगे, एक छात्र है सलमान जो -3 और -4 इस प्रकार से इसको प्लस के साथ लिखता है, इस प्रकार से हल करता है। इस त्रुटि का क्या कारण है? तो देखिए, सलमान को पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। यानी कि पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें जीरो वाली संख्या भी आ गई, माइनस वाली संख्या भी आ गई और प्लस वाली संख्या भी आ गई। अब एक इस छात्र को जो है जोड़ करना नहीं आ रहा है, योगफल नहीं आ रहा है। किसका योगफल? पूर्णांकों का। क्योंकि माइनस और माइनस वाली संख्या जब जुड़ती हैं तो चिन्ह माइनस का ही आता है और संख्या जुड़कर लिखी जाती है। यानी कि +7 की जगह सही आंसर क्या होगा? -7। यानी कि बालक को जो है पूर्णांकों के योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे, छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम में विकसित होते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूरी गणित की शिक्षण वीडियो में कहीं भी ये प्रश्न किसी भी बिंदु के अंतर्गत पूछा जा सकता है। सीटेट 2016 लेवल 1 में पूछा गया प्रश्न है। छोटे बच्चे में गणितीय विचार जो है किस क्रम में विकसित होते हैं? तो देखिए, छोटे बच्चों में सबसे पहले ठोस वस्तु उसको दिखाई जाती हैं। जैसे कि अगर चॉकलेट के बारे में जैसे जोड़ सिखा रहे हैं तो पेन या पेंसिल या चॉकलेट जो भी संख्या है मूर्त वस्तु के माध्यम से सिखाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि गणित मूर्त से अमूर्त की तरफ चलती है। गणित किस प्रकार से चलती है? मूर्त से अमूर्त की तरफ। गणित विषय की प्रकृति कैसी है? अमूर्त है। गणित विषय का शिक्षण कैसे करवाया जाता है? मूर्त से अमूर्त की तरफ। तो सबसे पहले ठोस वस्तु दिखाई जाएगी। ठोस वस्तु के बाद जो है बालक को चित्र दिखाए जाएंगे, चित्र के माध्यम से, और अंत में जो है वह संकेत के बारे में सीखता है, क्योंकि संकेत कहीं ना कहीं क्या होते हैं? कठिन होते हैं, जटिल होते हैं। तो ये आपके सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, कोई छात्र 5050 को 550 इस प्रकार से लिखता है, इसका अर्थ क्या है? देखिए, संख्या बोल किस प्रकार से रहे, लिख किस प्रकार से रहे, इस प्रकार की जो भी आपकी अवधारणा होगी वो होगी आपके स्थानीय मान की अवधारणा। तो इस बालक को जो है 5050 को 5050 इस प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन बालक द्वारा जो है कैसे लिखा गया है? 550 के रूप में लिख दिया गया है। इसका मतलब छात्र में जो है स्थानीय मान की अवधारणा स्पष्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे, किसी अभ्यास में प्रश्न था कि PQ तथा RS रेखाखंडों की लंबाई मापिए। एक प्रश्न था PQ रेखाखंड, जैसे ये रेखाखंड खींचा हुआ था PQ, और एक रेखाखंड था RS। इनकी क्या करनी थी? लंबाई मापनी थी। लेकिन बच्चों ने क्या उत्तर दिया? AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह क्या संकेत करता है? तो आप देखेंगे कि रेखाखंड का नाम क्या था? PQ, और दूसरे रेखाखंड का नाम था RS। लेकिन बालक के माइंड में वही जमा हुआ है कि रेखाखंड AB को ही रेखाखंड कहते हैं। कुल मिलाकर वो बिंदु जो संकेत हैं उसी को उन्होंने परमानेंट जो है रेखाखंड के रूप में मान लिया है। तो देखिए, रेखाखंड का नाम AB लिखने की त्रुटि को, बिल्कुल सही बात है, रेखाखंड का नाम जो है बालक क्या कर रहे हैं? हमेशा किसी भी परिस्थिति में, चाहे उसका नाम दे भी रखा है PQ और RS, लेकिन फिर भी बालक जो इसका नाम किस प्रकार से लिख रहा है? AB लिख रहा है। तो ये रेखाखंड का नाम AB लिखने की त्रुटि को प्रदर्शित करता है। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। अब मैं समझता हूँ कि आपके अभ्यास हो गया है और जितने भी प्रश्न मैंने पूछे, मतलब जो टेट में, सीटेट में या किसी स्टेट टेस्ट में पूछे गए हैं, मैंने सभी को यहाँ पर लेने का प्रयास किया। अच्छे से आपको ये पूरा टॉपिक जो है अब कवर हो गया होगा। और प्रश्न यहाँ से 2 पूछे गए थे, काफ़ी सरल प्रश्न थे, फिर भी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल के साथ यहाँ पर चर्चा कर ली है। तो अब यहाँ पर कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और 100% मार्क्स आपके यहाँ से आने वाले हैं। अगली क्लास में हम बात करेंगे शिक्षण अधिगम सामग्री को लेकर। उसके अलावा हम बात करेंगे फिर शैक्षिक उद्देश्यों को, फिर हम शिक्षण विधियों को और फिर पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि 4 क्लासें अपनी लगभग 20-20 मिनट की या 30-30 मिनट की 4 क्लासें रहेगी। उसके अंतर्गत हम संपूर्ण चर्चा कर लेंगे और आपकी इसी प्रकार से गणित की शिक्षण विद्या कंप्लीट हो जाएगी। अब संस्कृत की शिक्षण विधियों का कौन कौन वेट कर रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे आप सभी को बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है। वहाँ पर निःशुल्क PDF हम अवेलेबल करवाने वाले हैं, जो कि रीड में अब तक पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं आपके व्याकरण संबंधित या विषय वस्तु संबंधित, वो सारी टॉपिक वाइज आपको अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आप अच्छे से उसका प्रिंट निकलवा कर प्रैक्टिस कर सकें। और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप जो हैं
अपने सभी साथियों के साथ, कॉलेज ग्रुप वगैरह जहाँ भी आपका कॉन्टैक्ट है, सभी के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम भी जो है दबाकर आपके लिए मेहनत कर सकें और हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।